लेकिन आज फिर कई डेवलपमेंट्स हैं। पहले हमने सोचा था कि आज से हम वो सिलसिला शुरू कर देंगे जिसमें हर रोज हम एक बड़ा सवाल उठाएं। कल मैंने आपसे एक सजेशन दिया था, मैंने कहा था कि हम फेसबुक लाइव करते वक्त ये कर सकते हैं कि रोज रोज अब कोरोना का रोना कितना रोएं, हम कुछ 10-15 बड़े सवाल उठाएं देश के, और उनमें क्या विकल्प हो सकता है, भविष्य में देश को क्या करना चाहिए, इसके बारे में एक बातचीत करें। तो केवल आज की घटनाओं पर टिप्पणी ना करें, वो थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन दीर्घ काल की बात करें। आज से मैं चाहता था इसको शुरू करना, लेकिन देखिए आज ही एक सरकार ने महत्वपूर्ण घोषणा कर दी, तो इसलिए हमें उसके ऊपर चर्चा करनी पड़ी। तो जो कल मैंने प्रस्ताव रखा था उसको अभी हम एक दिन पोस्टपोन करेंगे, क्योंकि आज वित्त मंत्री ने बहुत बड़ी घोषणा की है। आपको ध्यान होगा पिछले 7-8 दिन से, जब से हमने ये नियमित बातचीत शुरू की है, हम बार बार कह रहे हैं कि ये 2 संकट एक साथ इस देश में चल रहे हैं। पहला संकट जीवन का संकट है, हेल्थ क्राइसिस है। कोरोना वायरस है, वायरस स्प्रेड कर सकता है, और स्प्रेड होने से देश की बहुत बड़ी संख्या में लोगों पे चपेट में आ जाएंगे। हमारा हेल्थ सिस्टम अभी इतना मजबूत नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग आ भी जाएं उसकी चपेट में तो हम उनका इलाज कर लेंगे। याद रखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि पता नहीं क्यों ये बात ज्यादातर लोग समझ नहीं रहे हैं, ये बीमारी अपने आप में उतनी खतरनाक बीमारी नहीं है। डेंगू की तुलना में कम खतरनाक है, टीबी की तुलना में कम खतरनाक है। समस्या ये है कि ये फैल बहुत तेजी से रही है, और अगर 100 में से एक व्यक्ति भी आता है, 1, 1.5, 2 इतने का ही अनुमान है कि अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस की बीमारी हो जाती है, कोविड-19 जिसको कह रहे हैं, उसमें से 1 या 2 की मृत्यु की आशंका है, उससे अधिक नहीं है। इससे ज्यादा मृत्यु डेंगू में होती है, इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस में होती है, स्मॉल पॉक्स में होती है, इन सब बीमारियों में होती है। तो हम दिक्कत सिर्फ ये कि बहुत तेजी से फैल ना जाए। तो ये पहला संकट है, जीवन का संकट। और दूसरा संकट है आजीविका का संकट, लाइवलीहुड का क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस। तो एक तरफ हेल्थ क्राइसिस है, हेल्थ क्राइसिस से निपटने के लिए आप जो करेंगे उससे इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हो रहा है। 2 क्राइसिस एक साथ चल रहे हैं, और पिछले 1 सप्ताह से हम बार बार कह रहे हैं कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस को सुलझाने के लिए सरकार को तुरंत कुछ घोषणा करनी चाहिए। आपको याद होगा, एक पोस्टर बना के भी हमने दिखाए थे, बार बार अपनी बात कही है। हम कह रहे थे कि खाद्य संकट हो सकता है, पीडीएस का अनाज बढ़ाइए, राशन की दुकान में जो अनाज दिया जाता है उसको बढ़ाया जाए, किसान के लिए कुछ किया जाए, मनरेगा के मजदूर के लिए कुछ किया जाए, और जो गांव में पेंशन मिलती है बुजुर्गों को, उन सबको बढ़ाया जाए। इस तरह की चीजों पे हम कई दिन से चर्चा कर रहे हैं, और आज वित्त मंत्री ने वो घोषणा की है। आज दोपहर वित्त मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम एक नया पैकेज लेके आए हैं, 1,70,000 करोड़ रुपए का। ये काफी अमाउंट, 1,70,000 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं है। कल परसों जब किसी साथी ने पूछा था 15,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, तो मैंने कहा था यार 15,000 करोड़ तो इस देश में बजट में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। 1,70,000 करोड़ रुपए बड़ा अमाउंट है। अब वो वास्तव में मिला है नहीं उसको हम देखेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि 1,70,000 करोड़ रुपए के नए काम सरकार करेगी, जिससे कि जनता को जो संकट है वो कम हो सके। इसलिए आज के कार्यक्रम में मैं इस पे चर्चा करना चाहता हूं, और इससे जुड़े हुए कोई सवाल आपके हों आप जरूर पूछिएगा। पहले मैं अपनी बात रख दूं, उसके बाद हम इन प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। और एक बार ये बात होने के बाद कल परसों से जब हम फेसबुक का एक नया सिलसिला शुरू करेंगे, तो देश के कुछ बड़े सवालों पे चर्चा करेंगे। रोज रोज कोविड-19, कोरोना और हेल्थ, केवल इसके बारे में बात नहीं करेंगे। वित्त मंत्री ने आज जो कहा वो स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य इसलिए है कि सरकार ने, सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने इस बात को स्वीकारा कि हां, देश में लाइवलीहुड का संकट है, आर्थिक संकट है, इससे खाद्यान्न का संकट पैदा हो सकता है, भूखमरी की स्थिति आ सकती है, और इसलिए सरकार को कुछ करने की जरूरत है। सरकार ने अपनी जिम्मेवारी मान ली, मैं इसको सबसे बड़ी बात मानता हूं। चाहे जिम्मेवारी का पूरा निर्वाह नहीं किया है,
अभी सारी घोषणाएं ऐसी नहीं है जिससे मैं संतुष्ट हो सकता हूं, इस सब पे हम बात करेंगे। लेकिन सरकार इसकी जिम्मेवारी कबूलती है, ये एक अच्छी बात है, ये एक बड़ी बात है, इसके लिए हमें स्वागत करना चाहिए। दूसरा जिस चीज का स्वागत करना चाहिए कि आज कुछ घोषणाएं हुई हैं जो वास्तव में अच्छी हैं। ये सारी घोषणाओं पे लागू नहीं होगा, एक एक घोषणा का हम मूल्यांकन करेंगे। कुछ घोषणाएं अच्छी हैं, तो सरकार ने क्या घोषणाएं की हैं? मैं समझता हूं कुल मिला के सरकार की घोषणाओं को हम 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक वो घोषणाएं जिसकी बहुत सख्त जरूरत थी, सरकार ने की है, थोड़ी कसर रह गई होगी, लेकिन कुल मिला के स्वागत योग्य काम किए हैं। दूसरी वो घोषणाएं हैं जिनसे कुछ फायदा होगा, शायद बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन चलिए कर दिया है, कोई बात नहीं। और तीसरी वो घोषणाएं हैं जिसमें थोड़ा हाथ की सफाई कर दी गई है, यानी कि थोड़ा खेल खेल दिया, हमारे बोलते हैं ना गोली दे दी, जिसमें, और ये सबसे बड़ी चीजें हैं, मजदूर और किसान को लेके। तो मेरे को आज पीड़ा जो है वो एक, कि किसान और मजदूर को गोली दे दी गई है। बाकी अच्छी घोषणाएं हुई हैं, उसका हम बात करेंगे। तो सबसे पहले वो देखते हैं अच्छी घोषणाएं कौन सी हैं जिसका स्वागत करना चाहिए, फिर वो जो कि काम चलाऊ हैं, ठीक है, कुछ फायदा होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और तीसरा वो जिसमें धोखा हो गया है। हम संतुलन के साथ बात करना चाहते हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि ये मौका पक्ष विपक्ष का खेल खेलने का नहीं है, सरकार का विरोध के लिए विरोध नहीं करना। ये लॉकडाउन सफल हो वो तभी होगा अगर जीवन के संकट को खत्म करने के लिए आजीविका का संकट खड़ा ना हो जाए। आजीविका के संकट को किसी तरह काबू में रखना पड़ेगा, इसीलिए हम ये सब बातें रख रहे हैं, ताकि ऐसा संकट ऐसे तरह का ना बन जाए जिससे लॉकडाउन असफल हो जाए। पहली घोषणा जो सरकार ने की, अच्छी घोषणा है, वो ये कि सभी हेल्थ वर्कर्स को, जितने भी लोग, डॉक्टर, नर्स, सैनिटरी स्टाफ, लैब स्टाफ, जितने भी लोग इस वक्त संक्रमण का मुकाबला करने के लिए हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं, कोई 22 लाख हैं, उनको सरकार ने बीमा किया है। अगले 3 महीने के अंदर उनमें से किसी की अगर डेथ होती है तो उसको 50 लाख रुपया मिलेगा। अच्छी बात है, इसकी बेहद जरूरत थी। कोई कहेंगे 50 लाख का 1 करोड़ होना चाहिए था, कोई बात नहीं, कम से कम इनको ये तो पता लग रहा है कि भाई कोई इनके पीछे है, खतरा वो ले रहे हैं तो कोई पीछे है। मैं समझता हूं इसके साथ में एक छोटी सी घोषणा सरकार को और करनी चाहिए, वो ये कि इनमें से किसी भी कर्मचारी के साथ, चाहे डॉक्टर हो, कोई भी हो, अगर वो बीमार होता है तो उसके इलाज की पूरी जिम्मेवारी देश लेगा। ये देश की खातिर हो रहा है, और ये सवाल सिर्फ डॉक्टर इन पे नहीं, हेल्थ कर्मचारियों पे नहीं। मेरा कहना है जो सैनिटेशन वर्कर है, जो सफाई कर्मचारी है, इस वक्त बाहर है, हम सब अपना इन्फेक्शन बाहर भेज रहे हैं और वो बाहर से उस इन्फेक्शन को साफ कर रहा है, उनको भी मिलना चाहिए। मगर छोटी बात है, सरकार की घोषणा बहुत अच्छी है, स्वागत होना चाहिए। दूसरी घोषणा जो बहुत अच्छी है, सरकार ने कहा है कि राशन लोगों को डबल कर दिया जाएगा। 80 करोड़ लोगों को जो बात घोषणा की गई है, देखिए उसमें मैं बताऊं स्थिति क्या है। एक NFSA करके कानून है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो 2009 या 10 में बना था, कई साल से लागू हो रहा है वो एक्ट, जिसके तहत पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में 75% आबादी को और शहरों में 50% आबादी को राशन मिलता है। और राशन है 5 किलो फूड ग्रेन, मतलब उसमें आप चाहे तो गेहूं ले लें, चाहे चावल ले लें, कहीं दोनों मिला के दे दिए जाते हैं, कहीं कहीं मोटा अनाज, बाजरा वगैरह भी दिया जाता है। 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाता है, और इसकी बहुत थोड़ा सा दाम होता है, 3 रुपए चावल के लिए, 2 रुपए गेहूं के लिए। मोटा अनाज हो तो सिर्फ 1 रुपए किलो मिलता है। सरकार ने आज ये घोषणा की है कि वो 5 किलो तो मिलता ही रहेगा, ऊपर से 5 किलो और मिलेगा। तो अगर आपकी 6 लोगों की फैमिली है तो आपको 30 किलो गेहूं या चावल मिला करता था, 2 या 3 रुपए के रेट पर किलो के हिसाब से। अब इसके ऊपर आपको 30 किलो महीने का फ्री मिलेगा। फ्री दे रही है सरकार, बहुत अच्छी बात है। ये बात मैं पिछले 3-4 दिन से कह रहा हूं कि देखिए, एक तो लोगों को जरूरत है, और दूसरी बात यह है कि FCI के गोदाम में इतना गेहूं और चावल पड़ा है कि सड़ रहा है। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पिछले 2-3 साल से कह रही है कि भाई हमारे गोदामों में इतना हमसे समा नहीं रहा,
इसका क्या करें? खबर आती है चूहे खा गए, सड़ गया, बर्बाद हो गया, खुले में पड़ा है, पानी उस पर पड़ रहा है। और ऐसे में जब लोगों को जरूरत है तो सरकार इसको रिलीज करे। बहुत अच्छा फैसला किया है और इसको मुफ्त देने का फैसले का स्वागत होना चाहिए। इससे काफी लोगों का जो खाने का संकट है उसमें कुछ मदद मिलेगी। अब ये जरूर है कि चावल को तो आप सीधे उबाल के खा लेंगे, गेहूं को आप तभी कर पाएंगे जब चक्की काम कर रही हो, उन सब के लिए भी परमिशन देनी होगी। लेकिन ये अच्छी बात है। सरकार ने इसके साथ अच्छा एक और काम किया है कि दाल प्रति परिवार 1 किलो, गेहूं तो है प्रति व्यक्ति 5 किलो, लेकिन दाल प्रति परिवार 1 किलो प्रति माह कम है। हमने कहा था कम से कम 2 किलो होनी चाहिए, लेकिन चलिए 1 किलो है, कुछ तो है। 1-2 चीजों की और जरूरत थी ये करने में कि सरकार अगर 1 लीटर खाना बनाने का तेल दे सकती, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है खाना बनाने के लिए, इसकी हमने मांग की थी जो अभी नहीं पूरी हुई है। और हम कह रहे हैं 2-4 दिन से कि भाई साथ में साबुन की टिकिया भी दे दो। इतना हम भाषण देते हैं कि हाथ धो, साबुन होगा तो हाथ धोएंगे ना, तो वो भी दे दिया जाता तो अच्छा रहता। ये जो चीज नहीं हुई है, लेकिन कोई नहीं, जो हुआ है अच्छा है, स्वागत योग्य है, इससे जरूर कुछ फायदा होगा। साथ में सरकार ने जिन लोगों को उज्ज्वला स्कीम में दिए गए हैं सिलेंडर, उनको कहा है कि अगले 3 महीने में आपको 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। सरकार पहुंचा पाएगी 3 महीने में 3 सिलेंडर? मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि अब तक सिलेंडर ज्यादा गए नहीं है। सरकार इतनी तेजी से पहुंचा नहीं पा रही है, लेकिन चलिए 1 सिलेंडर भी मिलेगा, कुछ अच्छी बात है, स्वागत होना चाहिए ये। और इसके अलावा गांव में जो पेंशन मिलती है, विधवा लोगों को पेंशन मिलती है, बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, और विकलांग दिव्यांग जो लोग हैं उनको पेंशन मिलती है, उनको एक मुश्त 1000 रुपए दिया गया है। हमारी उम्मीद थी कि इसमें सरकार कुछ बेहतर कर सकती थी। पता है सरकार कितना देती है? बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती है उसमें केंद्र सरकार ने 2006 में फैसला किया था, 2006 में, कि 200 रुपया केंद्र सरकार देगी, बाकी राज्य सरकार जो डाल दे। राज्य सरकारों ने अपना क्लेम बदला है हिस्सा, कुछ सरकारों ने बढ़ाया, कुछ ने नहीं बढ़ाया। केंद्र सरकार ने 14 साल से इसे नहीं बदला है। 200 का 200 रुपया, आज 200 रुपए की क्या कीमत है आप सोचिए। तो हमारी उम्मीद थी, हमारी मांग थी कि भाई इस 200 रुपए को बढ़ा दीजिए, लेकिन सरकार ने वो नहीं, एक एक्स ग्रेशिया, एक आपातकाल के रूप में 1000 रुपए ऐसे प्रति व्यक्ति को देना का प्रावधान किया है। मुझे लग रहा था इसको कुछ बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा है नहीं, सिर्फ 3000 करोड़ का खर्चा है। सरकार दुगना भी कर देती तो 6000 करोड़ का खर्चा होता। खैर ये हुआ है। ये सब चीजें हैं जिनका हम स्वागत करते हैं। दूसरी योजनाएं वो जो मैंने कहा था जिनका कुछ कुछ असर है, पता नहीं बहुत अच्छा किया नहीं किया, कैसे होना चाहिए था। दूसरा ये है, इसमें 3-4 योजनाएं हैं। पहला, जनधन योजना, जनधन अकाउंट जिनके नाम है, जहां जहां महिला का जनधन अकाउंट है वहां सरकार अगले 3 महीने 500 रुपया हर अकाउंट में डालेगी। ऐसे 20 करोड़ अकाउंट हैं इस देश में। तो सबसे ज्यादा पैसा अनाज के अलावा इसी में डाला जा रहा है। 31,000 करोड़ रुपया इस एक स्कीम में खर्च होगा। देखने में तो अच्छी बात लगती है, जनधन है, गरीब लोग होंगे, महिलाओं के नाम दे रहे हैं। पेंच इसमें 2-3 है। पहला पेंच तो यह है कि जनधन योजना वाले तमाम लोग गरीब नहीं है। ये डिमोनेटाइजेशन के टाइम पता लगा था ना, कैसे कैसे लोग जनधन योजना में थे। दूसरा बात यह है, हर घर में एक महिला हो, और सिर्फ एक ही महिला हो जरूरी नहीं। कोई घर होंगे जिनमें 3 महिलाओं का जनधन अकाउंट है, कोई घर होगा जिसमें कोई महिला ही नहीं है। तो एक घर में 4500 रुपए जाएगा, दूसरे घर में 0 पैसा जाएगा। इसकी आवश्यकता नहीं थी, इससे बेहतर तरीका था। और हम पिछले 5-7 दिन से कह रहे हैं कि मनरेगा के अकाउंट में भेजिए, क्योंकि मनरेगा पूरे घर का कार्ड है, वो एक व्यक्ति का कार्ड नहीं है। तो एक घर में एक ही बार जाएगा, वो संभावना की जा सकती थी। बहुत ज्यादा पैसा सरकार दे रही है, मगर चलिए कम से कम धन्ना सेठों के पास नहीं जा रहा। बहुत अच्छी टारगेटिंग नहीं है, पैसा एग्जैक्टली वहां नहीं पहुंच रहा, लेकिन जा रहा है। विरोध नहीं करेंगे, इसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता था इस पैसे का। सरकार ने इसके अलावा घोषणा की है कि जहां ईपीएफ, जो ऐसी फर्म है, ईपीएफ होता है जो कर्मचारियों का पीएफ हुआ करता है, तो पीएफ में सरकार ने कहा है कि अगर ऐसी फर्म है जहां 90% कर्मचारी 15,000 रुपए से कम कमाते हैं, तो उनका पीएफ, उनके हिस्से का भी, मालिक के हिस्से का भी, दोनों सरकार देगी। विचार बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो शर्त लगा दी है ना कि 90% लोग ऐसे हों जिनकी तनख्वाह 15,000 से कम हो,
ऐसे कम मिलेंगे, तो शायद बहुत ज्यादा फायदा इससे हो नहीं पाएगा। स्कीम अच्छी है, ऐसे में करना चाहिए। सरकार की स्कीम एक ये भी है कि उसने हाँ, एक और स्कीम जिसमें सरकार ने कहा कि कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए जनधन योजना, हाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते थे, अब 20 लाख का लोन ले सकते हैं। मगर इससे तो कोई कोरोना वायरस का संकट का मुकाबला करने में तो मदद नहीं मिलेगी ना। कई चीजें वैसे ही जोड़ देते हैं बस सिर्फ लिस्ट लंबी बनाने के लिए। जैसे हम लिखा करते थे ना, स्कूल के अंदर लेख लिखा करते थे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, तो उसमें 4-5 पॉइंट हमारे पास सचमुच के होते थे, बाकी हम जोड़ दिया करते थे। 8वां कारण, 9वां कारण, 10वां कारण, ये थोड़ा वित्त मंत्री ने भी कुछ ऐसे काम कर दिए। इससे कोई कोरोना वायरस से उसका लेना देना नहीं है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, निर्माण मजदूर हैं, उनको उनके भले के लिए फंड से पैसा दिया जाएगा। बात सही है, सही काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसमें 2 पेच है। एक पेच तो ये है कि ये तो निर्माण मजदूरों का ही पैसा है, इतने साल से सरकार के पास पड़ा हुआ है। बहुत पहले एक नियम बना था कि जो भी बिल्डिंग बनेगी उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 1% निर्माण मजदूरों के नाम अलग से फंड बना के रखा जाएगा। ये फंड पड़ा हुआ है, सरकार के पास ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ रुपए पड़े हैं इस फंड के अंदर, यूज कर नहीं रही है सरकारें उसको। तो सरकार ने सिर्फ चिट्ठी लिख दी है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आपके पास जो पड़ा हुआ है कर्मचारियों का पैसा है, निर्माण मजदूरों का पैसा है, कृपया इसको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। अब ये कोई नई बात तो नहीं हुई ना। आपका पैसा, मैंने आपके नाम पैसा इकट्ठा किया और कहा कि नहीं भाई इसके लिए इस्तेमाल कर लो, और मैं कहूँ ये मैंने आपको हैप्पी बर्थडे, आपको मैंने गिफ्ट दिया, तो थोड़ा आपको बुरा लगेगा ना, सब मेरी चीज मुझे वापस कर रहे हो और गिफ्ट और कह रहे हो ऊपर से। तो ये थोड़ा हाथ की सफाई वाला मामला है, जो बहुत बढ़िया बात नहीं है। इसके अलावा 2 जो सबसे बड़ी बात है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, वो ये है कि मनरेगा के मजदूर और किसान। मनरेगा के मजदूर पे वित्त मंत्री ने कहा कि देखिए हम बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं, मनरेगा के मजदूर की मजदूरी 180 रुपए से बढ़ा के 182 से बढ़ा के 202 करने वाले हैं। अब सवाल है कि यह मजदूरी कब लागू होगी? अगले साल से लागू होगी, 1 अप्रैल से। कब मिलेगी? जब मजदूरी मिलेगी तब ना। आज तो मजदूरी मिल नहीं रही है, सारे देश में सारा काम रुका हुआ है, मनरेगा का काम भी रुका हुआ है। जहां काम नहीं मिल रहा, सरकार का दफ्तर बंद है, पटवारी का दफ्तर बंद है, तहसीलदार का दफ्तर बंद है, मनरेगा का काम हो नहीं रहा, और मैं कहूं कि मैंने आपकी दिहाड़ी बढ़ा दी, इससे क्या फायदा होगा? सरकार क्या कर सकती थी? 2 काम कर सकती थी, दोनों नहीं किए। इसका बहुत पीड़ा है मेरे मन में। पहली बात आप सुन के चौंक जाएंगे, इस वक्त भारत सरकार मनरेगा मजदूरों की 6,500 करोड़ रुपए की दिहाड़ी मजदूरी लेके बैठी हुई है। ध्यान से सुनिए, ये काम मनरेगा के मजदूर कर चुके हैं, उनको उनकी दिहाड़ी मिलनी चाहिए थी। भारत सरकार के अकाउंट में पैसा नहीं था, भारत सरकार ने उनको रिलीज नहीं की है। बकाया दिहाड़ी के मजदूर की बकाया दिहाड़ी पड़ी है, छोटी मोटी नहीं, 6,500 करोड़ रुपए की। वित्त मंत्री क्या कह सकती थी? इसको हम अगले हफ्ते रिलीज कर देंगे। ये नहीं किया उन्होंने, बजाय ये कहा कि अगले साल से दिहाड़ी की मात्रा बढ़ा दी जाएगी। ये दिहाड़ी का अमाउंट बढ़ना तो हर साल होता है, बिल्कुल रूटीन रेगुलर रिवीजन है, हर साल कोई 8-10% किया जाता है। इस साल भी 10% किया गया इसमें, और 10 महीने से बात हो रही थी कि अब रिवीजन होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। इसमें क्या फायदा होगा? दूसरा सरकार क्या कर सकती थी? तो पहला तो उनका बकाया दे दो भाई, बाकी घोषणाएं तो बाद में कर लेना। दूसरी बात ये कि सरकार अगर चाहती तो ये कह सकती थी, जो जनधन में किया ना वो काम मनरेगा मजदूर के साथ कर सकती थी। सरकार कह सकती थी कि जितने भी मनरेगा मजदूरों के अकाउंट हैं, और देश में अभी कोई 7 करोड़ के करीब मनरेगा मजदूरों के अकाउंट हैं, इन अकाउंट में हम 500-500 रुपया महीना डाल देंगे। अगर उनको दिया जाता तो सचमुच गरीबों तक पहुंचता, एक परिवार में एक ही व्यक्ति को मिल सकता, एक से ज्यादा को नहीं मिलता, और इससे उनकी स्थिति थोड़ा सा सुधार होती। तो ये 2 काम हैं जो सरकार कर सकती थी, सरकार ने नहीं किए। इसका अफसोस है, क्योंकि जब बाकी सब चीजें सरकार को समझ आती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को क्या दिक्कत हो रही है, छोटे बिजनेसमैन को क्या प्रॉब्लम है, सरकार को समझ आ जाती है। ये मजदूर और किसान की बात इस सरकार को समझ ही नहीं आती, मुझे लगता है।
आंख खुल जाती है, कभी कभी जेब खुल जाती है, दिल नहीं खुलता। और दिल किसान के लिए भी नहीं खुलता। किसान के लिए सरकार ने क्या घोषणा की कि पीएम किसान योजना के तहत आपको अगली किस्त अप्रैल के महीने में दे दी जाएगी और इसका 16,000 करोड़ रुपया पैकेज में शामिल कर लिया। अब आप सोचिए, ये कौन सा पैसा है? ये वो पैसा है जो किसान को हर 4 महीने में मिलता है। प्रधानमंत्री ने 1.5 साल पहले घोषणा की थी ना, वही वाली चीज है। और ये किस्त अप्रैल से मई के महीने की, अप्रैल से जून के महीने की जो किस्त है, ये अप्रैल में वैसे ही मिलनी चाहिए थी। तो ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे आपका दफ्तर में कोई बोले या आपकी कंपनी के अंदर बॉस आपके बोले कि भाई कोरोना से स्थिति बहुत खराब है, मैं एम्प्लॉइज के लिए विशेष पैकेज लेके आया हूं। साहब क्या पैकेज है? कि अगले महीने आपको तनख्वाह मिलेगी। पर साहब वो तो वैसे ही मिल रही थी, वो तो हम कर ही रहे हैं काम। यही हुआ है कि जो, ठीक है, ये इतना आप कह सकते हैं कि जो मई में हो सकता है, सरकार आमतौर पर घसीट घसीट के आखिर में देती है, मई में देने के बजाय आपने अप्रैल में दे दिया, जून में देने के बजाय अप्रैल में दे दिया, अच्छा काम है। लेकिन इसको कोई नई गिफ्ट की तरह तो पेश ना करो। इस 16,000 रुपए को कम से कम अकाउंट में तो मत जोड़ो। ये तो ठीक बात नहीं है ना। क्या किया जा सकता था किसान के लिए? 4-5 चीजों की जरूरत है किसान को, हम बार बार कह रहे हैं और आज फिर आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि चलिए अभी कर दे सरकार, अगर कर सकती है तो। पहली चीज, किसान को अपने फसल के लोन की किस्त चुकानी है। टाइम जा रहा है और अगर किस्त चुकाने में उसकी लिमिट में 1 दिन की भी देरी हो जाती है तो उसका 4% से बढ़ के इंटरेस्ट 12% पहुंच जाता है। इस लिमिट को हटा दीजिए ना। कम से कम इस साल के लिए कहिए कि नहीं, इस साल ऐसी कोई लिमिट नहीं है, जब आप दे सकें आप दीजिए। 1 लाइन का नोटिफिकेशन निकालना है, क्यों नहीं करते इस पे काम? दूसरा, अगर सरकार चाहे, इस वक्त किसान के लिए अपनी फसल बेचने का टाइम है। मजा देखिए, स्टॉक एक्सचेंज खुला हुआ है, शेयर बाजार खुला है, उसके कर्मचारी कंप्यूटर पे आके बैठ रहे हैं। मंडी बंद है, एग्रीकल्चर मार्केट बंद है, शेयर मार्केट खुली हुई है। आप बताइए दोनों में देश को किसकी ज्यादा जरूरत है? एग्रीकल्चर मार्केट खोलिए, मंडी को खोलिए। मंडी नहीं खुलेगी, किसान मर जाएगा और किसान के साथ साथ बाकी लोग मरेंगे। क्योंकि अगर सब्जी मंडी नहीं खुलती है, किसान की फसल सड़ जाएगी, किसान अपनी सब्जी बर्बाद हो रही है। रोज खबर मिल रही है। आज मैंने देखा राजस्थान में कोई किसान खीरे को गाय को खिला रहा था क्योंकि मंडी जा नहीं सकता। कोई टमाटर फेंक रहा है, मंडी में जा नहीं सकता। और इसका नतीजा ये भी होगा कि एक हफ्ते के बाद शहरों में सब्जियों के दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो मंडी खोलिए, किसान को इसकी जरूरत है। तीसरा, खरीद के जो केंद्र है, सरकार के खरीद केंद्र, एमएसपी पे खरीदने के लिए सरकार केंद्र बनाती है ना। इस टाइम गेहूं के, सरसों के, दोनों के केंद्र खुलने हैं। सरकारें कह रही है नहीं भाई कोरोना है, अब तो हम बाद में करेंगे। हरियाणा में घोषणा कर दी है 20 अप्रैल से पहले अब हम सरसों और गेहूं खरीदेंगे नहीं। सरसों उसके घर में आया, बैठा हुआ है, काट के वो बैठा है और उसका रंग खराब होता है धीरे धीरे। और गेहूं 10 दिन में कट के आने वाला है। 10 दिन, अब तो 5 दिन बचे हैं, 5 दिन में कट के आने वाला है। कैसे बैठेगा वो इतने दिन? एक तो उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं है, फिजिकली वो इतना स्टोर नहीं कर सकता। और इसके बीच में अगर खराब हो गया तो सरकार जाके मंडी में खरीद ना करे, सरकार गांव में जाके खरीद कर सकती है। इसकी व्यवस्था करे। किसान को ये चाहिए कि उसका ट्रांसपोर्ट अलाउ किया जाए। किसान अपनी चीजों को लेके जाता है, दूध बाहर लेके जाता है, पुलिस डंडा मार के भगा देती है। चिकन के ट्रक जाते हैं, पुलिस उसको रोक लेती है। किसान अपनी फसल लेके बाहर जाता है, उसको भगा दिया जाता है। ये काम सरकार कर सकती है ना। ये सारी चीज करने की बजाय वित्त मंत्री ने आज थोड़ा सा हाथ की सफाई कर दी किसान के साथ दोबारा। इसका अफसोस है। तो कुल मिला के देखें तो कुछ आज अच्छी घोषणाएं हुई हैं। सरकार ने माना कि जिम्मेवारी है, कुछ किया है, लेकिन इससे कहीं बेहतर किया जा सकता था। 2 चीजें जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया आज, लेकिन वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो ये कि देश के कई इलाकों में, आज आप तस्वीरें देख रहे होंगे ना, कल से मैं तस्वीरें देख रहा हूं और बिल्कुल कहते हैं कलेजा चीर देने वाली तस्वीरें हैं ये। एक आदमी है 10 महीने के बच्चे को अपने कंधे पे बैठा के जा रहा है। कहां जा रहा है? 150 किलोमीटर दूर जा रहा है। बीबी उसके साथ जा रही है। आज मैंने तस्वीर देखी, कोई प्रेग्नेंट औरत है, वो पैदल चल रही है। 90 साल की औरत गुजरात से राजस्थान पैदल जा रही है। देश भर में ऐसा हो रहा है। लोग बस स्टैंड पे अटके हुए हैं, जहां जिसका बन पड़ा है किसी तरह से जा रहा है। खाने को नहीं है, कुछ नहीं है।
जगह जगह पे मजदूर फंसे हुए हैं, कमाई बंद हो गई है, खाने को कुछ नहीं है। इनके लिए तत्काल कुक्ड फूड की व्यवस्था करने की जरूरत है। ये बिल्कुल इमरजेंसी काम है। सरकार न करे, मैं आप सबसे भी प्रार्थना करूंगा, जो जो जहां जहां कर सकता है ये काम करने की जरूरत है। इमरजेंसी फूड सप्लाई करने की जरूरत है। सरकार ने आज इसके बारे में कुछ नहीं कहा, उम्मीद है कल तक कुछ कहेंगे। कोई ना कोई काम इसके बारे में करना चाहिए। और ये सारे लोग जो अटके हुए हैं, इनके लिए किसी तरह की ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने की बेहद सख्त जरूरत है, जिसके बारे में फिर आज कोई चर्चा नहीं हुई, होनी चाहिए थी। इसकी चर्चा बकायदा रह गई है। ये आज की जो कुल मिला के मूल्यांकन है, तो मोटे तौर पे आप पूछे मुझसे तो मैं कहूंगा सरकार ने आंख खोली, बहुत अच्छी बात है। पहली बार थोड़ा जेब भी खोली है, स्वागत योग्य है। अभी दिल पूरा नहीं खोला, कुछ किया, बहुत कुछ और करने की जरूरत है। जैसा हम पहले दिन से कह रहे हैं, यह वक्त पक्ष प्रतिपक्ष का नहीं है। यह वक्त सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का नहीं है। हमारा प्रयास यह है कि कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई सफल हो, लॉकडाउन सफल हो सके, यह हमारा प्रयास है। और सफल तभी होगा अगर एक संकट के साथ ऊपर दूसरा संकट ना खड़ा हो जाए। दूसरे संकट से कैसे निपटा जाए, उसके लिए हम बार बार तथ्य सरकार के सामने ला रहे हैं, आपके सामने ला रहे हैं। किस तरह से इसको एड्रेस किया जाए, हम सब मिलकर सोचें। हम सब इसके बारे में पूरी सूचना ला रहे हैं। आज ही 2 डॉक्यूमेंट रिलीज हुए हैं। एक तो कई अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि किस तरह का पैकेज सरकार बना सकती है। जॉन ड्रेज एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री है, कमाल के अर्थशास्त्री हैं, संत आदमी है। बेल्जियम से आए थे, भारत के नागरिक बन गए हैं, अमर्त्य सेन के साथ मिलकर किताबें लिखी हैं, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं और झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहे हुए हैं और बिल्कुल गरीबों के बीच, गरीबों के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को क्या करना चाहिए, जिसमें से कुछ बातें मैं दोहरा रहा हूं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। किसान स्वराज करके एक समूह है जिसने बहुत सुंदर तरीके से किसानों की क्या क्या मांगे हैं वो भी सामने रखी हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो इन सब पे हम चर्चा जारी रहेंगे, हम ये बातें लोगों के सामने रखते रहेंगे। चूंकि कोरोना के विरुद्ध संघर्ष के लिए सबसे जरूरी है कि ये तमाम तकलीफें कहीं दबे ना, ये सरकार के सामने आए। सामने आएंगी तो समाधान होगा, समाधान होगा तो कोरोना से लड़ने की हमारी शक्ति बढ़ेगी। और अगर इतनी बड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो लॉकडाउन सफल नहीं हो सकता। ये हो ही नहीं सकता कि लोग भूख के मारे अपने घर के अंदर बैठे रहें, तो बाहर आएंगे। इसलिए हमें इसके समाधान की बात करनी है। ये आपके सामने बातें मैं रख रहा था। आपके प्रश्न यदि इसके बारे में कुछ हो तो उन प्रश्नों को हम लेंगे, उसके बारे में बातचीत करेंगे। कुछ प्रश्न अभी आ गए हैं, उनको मैं लेता हूं। आप भी अभी भी इनबॉक्स के अंदर अपने प्रश्न भेज सकते हैं। अमित सिंह पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि भारत में कितना समय लगेगा जीवन दोबारा गतिमान बनाने में? अमित भाई, सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, सवाल पूरी दुनिया का है। पूरी दुनिया में संकट है। वैसे तो सरकार ने 21 दिन की बात कही है, लेकिन एक बात आप तय मानिए, 21 दिन के बाद संकट जाने वाला नहीं है। ये 21 दिन तो सिर्फ ब्रीदिंग टाइम है। 21 दिन का समय इसलिए है कि इसमें सरकार दूसरी व्यवस्था कर सके, यह हमें समझना होगा। 21 दिन में कोरोना नहीं चला जाएगा, कोरोना रहेगा। हमें 21 दिन का विंडो हमने इसलिए लिया है ताकि इस बीच सरकार तैयारी कर सके, नए अस्पताल बना सके, नए डॉक्टर्स को ला सके और किसी तरह से एकदम बाढ़ ना आ जाए पेशेंट्स की। कोरोना इस देश से गुम होने वाला नहीं है, हमें जीना पड़ेगा। अगले साल भर लाखों लोगों को इसका शिकार होना पड़ेगा और ये कोई बहुत जानलेवा बीमारी नहीं है, इसलिए कोई ऐसे देश पे संकट नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर एक साथ 10-20 लाख 1-2 करोड़ लोगों का आ गया तो संकट आ जाएगा, जिसको हम टालने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल हम समस्या को टाल रहे हैं, उसको खत्म नहीं कर रहे हैं, ये हम सबको पता होना चाहिए। ये अमित भाई का सवाल था, तो इसलिए मोटा उत्तर ये है, इसमें काफी समय लगेगा। सरकार ने 3 महीने का पैकेज दिया, इसका मतलब सरकार खुद मान के चल रही है कि 3 महीना तो चलेगा। और जो दुनिया भर के फोरकास्ट में पढ़ रहा हूं वो ये है कि कम से कम 1 साल 1.5 साल तक इसकी मार पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे रहेगी। तो लंबा मामला, हम ये ना सोचते हैं कि अचानक खत्म होने वाला है।
सर किसान आलू प्याज कैसे बेचेंगे, उनको सबसे ज्यादा जरूरत इसकी है। जी आपके इलाके में आलू प्याज की जरूरत है अर्चना जी, कहीं कोई टमाटर ला रहा है, मेरे इलाके में किसान सरसों अभी निकाल के बैठा हुआ है, गेहूं काटने की तैयारी कर रहा है, पंजाब में 10 दिन बाकी हैं, वहां भी गेहूं कटने वाला है। तो सब तरफ किसान अपनी फसल बेचना चाह रहा है, और अगर फसल को बेच नहीं पाएगा किसान तो ये एक संकट और आ रहा है। इसलिए मैंने ये अनुरोध किया कि सब्जी मंडी खुली रहनी चाहिए, अनाज मंडी खुली रहनी चाहिए, खरीद केंद्र खुले रहने चाहिए। ये नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगी। रवि कह रहे हैं होम लोन और पर्सनल लोन की इंस्टॉलमेंट लोग कैसे दे पाएंगे, सरकार ने इसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहा। मुझे लगता है रवि भाई ये बात बिल्कुल जायज है, होना चाहिए, और मुझे लगता है कल परसों तक आपको इसके बारे में अनाउंसमेंट मिलेगा, क्योंकि सरकार के जो आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने आज टीवी पे था, मैंने भी उनसे इस तरह की बात पूछी। उन्होंने कहा कि आज हम जो सबसे गरीब वर्ग है, जिसको मनरेगा की जरूरत है, जिसको राशन की जरूरत है, उसको एड्रेस कर रहे हैं, और जो बाकी वर्ग है उसको भी एड्रेस करेंगे। तो मुझे लगता है कल परसों तक हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इसकी घोषणा होगी। बिल्कुल जाहिर है, जब लोगों को रोजगार नहीं है, जहां जिसकी तनख्वाह खत्म हो गई है, उससे ईएमआई की उम्मीद करना तो बिल्कुल ज्यादती होगी। तो इसके बारे में कुछ कंसेशन होना चाहिए, और मेरी ये उम्मीद है कि जब मिडिल क्लास की मकान की ईएमआई, दूसरी चीजों की ईएमआई पोस्टपोन होगी, तो साथ में जो किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन है वो भी उसकी लिमिट भी पोस्टपोन की जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2-3 दिन में सरकार इस तरह की कुछ घोषणाएं करने वाली है। और कोई प्रश्न अगर हमारे पास आ रहे हो तो दिखाइए। प्रश्न है मोतिका आनंद जी के, डू वी हैव इंफॉर्मेशन वेदर वी हैव इनफ मास्क एंड वेंटिलेटर्स फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड हेल्थ वर्कर्स। मोतिका जी, जो मेरी सूचना है उसके हिसाब से हमारा क्राइसिस मास्क का नहीं है। मास्क वैसे भी डोमेस्टिक प्रोड्यूस हो जाते हैं, बहुत हाई क्वालिटी के हमारे यहाँ यूज होते नहीं है, और जितना मैं समझाऊं, हालांकि मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं और मेरी बात पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा, हर व्यक्ति को मास्क लगा के चलने की कोई जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति इसका शिकार है वो व्यक्ति मास्क लगाए, कम से कम मैंने यही एडवाइस सुनी है। तो समस्या मास्क की नहीं है, समस्या वेंटिलेटर की है। ये वेंटिलेटर की समस्या क्यों है मैं बता देता हूं। ये जो बीमारी है कोविड-19, इसमें 100 में से 80 लोगों को पता भी नहीं लगेगा, वो सामान्य तरीके से ठीक हो जाएंगे, उनको लगेगा थोड़ा सा बुखार हुआ, वो ठीक हो जाएंगे। बाकी 20 लोगों को एक्यूट प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सिम्टम, उसका लक्षण यही है कि सांस लेने में दिक्कत आती है। जहां सांस लेने में दिक्कत आती है तो फिर आपको आर्टिफिशियल मदद की जरूरत होती है, और अगर ये काफी क्रिटिकल हो गया तब वेंटिलेटर की जरूरत होती है। तो समझिए 100 में से 5 लोगों को शायद वेंटिलेटर की जरूरत होगी, लेकिन अगर 500 में से 5 हैं कोई बात नहीं, 5000 में से 5% है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैंडल कर लेंगे। 1 लाख में से 5% है वो भी हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन अगर 1 करोड़ हो गया तो यही संकट है, यही डर है। वेंटिलेटर्स इस टाइम भारत में बहुत कम हैं। जितने मैंने कहीं पढ़ा था पूरे देश में शायद 30-35 हजार वेंटिलेटर हैं, लेकिन आप मेरे आंकड़ों पे इस पे विश्वास मत कीजिएगा, ये क्योंकि मैं अपने याददाश्त से बोल रहा हूं। पूरे देश में शायद 30-35 हजार वेंटिलेटर हैं। अमेरिका में 2.25 लाख वेंटिलेटर हैं। याद रखिए, अमेरिका की पॉपुलेशन हमसे 4 गुना कम है, तो हमारे पास उनसे 4 गुना ज्यादा होने चाहिए। अगर अमेरिका में 2.25 लाख हैं वेंटिलेटर और उन्हें लग रहा है कि कम है, तो हमारे यहां तो कितने होने चाहिए? हमारे यहां तो 10 लाख होने चाहिए, 8 लाख होने चाहिए, और हमारे यहां 80,000 भी नहीं है, 35,000 के करीब हमारे यहां वेंटिलेटर हैं। तो वेंटिलेटर की बहुत बड़ी कमी है, क्राइसिस है। कुछ बड़े उद्योगपतियों ने कहा है कि वो वेंटिलेटर प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट करेंगे। इतना जल्दी से हो पाएगा नहीं हो पाएगा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे मन में डर यही है मोतिका जी कि अगर जब तक ये शहरी बीमारी है, जो लोग विदेश से आए हैं उनकी बीमारी है, वो एडमिशन ले लेंगे बड़े बड़े अस्पताल में, कोई ना कोई उनका अंकल आंटी फोन कर देगा, उनका एडमिशन हो जाएगा। पर जब ये बीमारी गांव में चली जाएगी, जब आदिवासी इलाके में चली जाएगी, एक आदिवासी गांव का कि 80 साल की औरत को जब ये बीमारी होगी, तो उसको तो कोई अस्पताल तक लाने वाला नहीं होगा।
होगा। 100 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, उसको आने के बाद उसमें एडमिशन देने वाला नहीं होगा। एडमिशन मिल गया तो आईसीयू तक कौन पहुंचने देगा? और उस अस्पताल के अंदर हो सकता है 2 वेंटिलेटर हो, 3 वेंटिलेटर हो। उसका मुझे डर लगता है जब ये खबर नहीं बचेगी। आज तो खबर ये चल रही है कि 10 लोग मरे, अब 11वां व्यक्ति की अगर मौत होगी तो पूरे देश का टीवी उसको कवर करेगा। लेकिन आज से 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जब कभी खबर आएगी मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के सरगुजा इलाके से, वहां से इतने शहडोल से सरगुजा, तो वो चौथे 5वें पेज पे एक छोटे से कॉलम में छप जाएगी, उस अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं था। ये बात हम सोचना भी बंद कर देंगे। उसका संकट है तो हाँ, वेंटिलेटर की समस्या है, बहुत बड़ा संकट है, और इसका इस वक्त किसी के पास इलाज नहीं है। और मैं समझता हूं यही वो कारण रहे होंगे जिसकी वजह से सरकार को इतना कड़ा कदम उठाना पड़ा। ये जो बिल्कुल लॉकडाउन वाला निर्णय है, वैसे बहुत अच्छा निर्णय नहीं है, लेकिन सरकार के मन में डर रहा होगा, और डर यही होगा कि अगर ये संख्या बढ़ गई तो हमारे पास हेल्थ सिस्टम बहुत कमजोर है। और सबसे बुनियादी बात यही है, मैंने कल परसों भी कही थी, हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम बहुत कमजोर है। और कमजोर इसलिए कि हम उसमें पैसा नहीं देते। जब तक पैसा नहीं डालेंगे पब्लिक हेल्थ में, पब्लिक हेल्थ कैसे इंप्रूव होगी इस देश की? इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। तो मोतिका जी, आपके सवाल से हमें इसके बारे में एक समझ बनती है और इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और कोई प्रश्न अगर हमारे पास हो तो आपके सवाल आते जा रहे हैं, और कुछ सवाल अभी हम और लेंगे जो प्रश्न आ रहे हैं। आपसे अनुरोध यह है कि आज प्रश्नों जो हो वो इससे रिलेटेड प्रश्न हम पूछें। ये सचिन ललिता जी ने पूछा है कि जो माइग्रेंट वर्कर जगह जगह फंसे हुए हैं, उनके लिए सरकार कुछ स्टेप लेगी क्या? आपको उम्मीद है कि सरकार इसको कोलेक्ट्रल डैमेज समझ के नेग्लेक्ट कर देगी? क्या कहें, मुझे यही डर है जो आप कह रहे हैं। अब आप ही सोचिए हो क्या रहा है देश में। पिछले 48 घंटे से जगह जगह से तस्वीर आ रही है। कल मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज आया कि हमारे घर से एक अंकल जी थे, वो किसी मंदिर में गार्ड का काम करते थे, और मंदिर वालों ने कहा अब आपकी जरूरत नहीं, आप जाओ। घर उनका मुरैना में है तो वो पैदल चले गए। मैंने कहा क्या मुरैना पैदल जा रहे हैं? मुरैना मध्य प्रदेश में है, दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा चेक करो कहाँ है। पता लगा वो पैदल चल के 40 किलोमीटर दूर पलवल पहुंच गए थे। 40 किलोमीटर। मैं तो पदयात्रा करता रहा, मैं जानता हूं, और मेरी तबीयत ठीक ठाक है, सेहत है। 25 किलोमीटर में बस हो जाती है एक दिन के अंदर चलने। 40 किलोमीटर वो चल चुके थे और आगे चल रहे हैं। एक छोटी कहानी है, कितनी कहानियां हैं, और ऐसा लगता है किसी को फर्क नहीं है। और देखिए ये वो सड़कें हैं जिसपे हाईवे पेट्रोल चल रही है, ये वो सड़कें हैं जहां पुलिस खड़ी हुई है, नहीं आती, कोई सिस्टम नहीं है। इनमें से क्या होगा अगर इनको एक बस में डाल के व्यवस्था कर दी जाए कुछ आगे पहुंचाने की, कितना इससे कोई मेडिकल इमरजेंसी पैदा होगी। आज मैंने तस्वीर देखी बदायूं जिले की, उत्तर प्रदेश से, कि 2 लड़के, 2 दिख रहे हैं, कई और होंगे, बेरोजगार हैं, किसी तरह से कंपनी ने निकाल दिया है, और उनके पीछे पीठ के ऊपर बैग लिया हुआ है, अपना संभाल के सब कुछ लेके वापस घर जा रहे हैं अपना। और पुलिस उनको मुर्गा बना के सड़क के ऊपर दौड़ा रही है, मतलब वो सड़क पे फुदकते हुए उनको जा रही है, पुलिस वाला पीछे से डंडा दिखा रहा है। बताइए क्या हो रहा है, कहां गई हमारी इंसानियत? और इसके लिए लगता है किसी को परवाह नहीं है। इसलिए ये जो फैसला था कि एक झटके में सारी ट्रेन रोक दो, बहुत समझदारी की बात नहीं थी। आप पहले राजधानी ट्रेन रोकिए, फिर उसके बाद दूसरी इंटरसिटी ट्रेन रोकिए, फिर आप पैसेंजर ट्रेन को रोकिए, ताकि लोगों के पास लास्ट माइल तक पहुंचने का कोई रास्ता तो हो। और उसके 1-2 दिन बाद आप बस और जीप को रोकिए। ये काम आप 5 दिन पहले शुरू कर सकते थे। इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी इस वक्त बनती जा रही है। 10 लोग तो अभी कोरोना से डेथ हुई है, लेकिन इस चक्कर में कितनों की मौत हो गई होगी और होगी, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो हम सबको इसकी आवाज को उठाना चाहिए। बहुत बड़ा सवाल है, इसको उठाना चाहिए। आपका ध्यान इस पे गया, बहुत अच्छा हुआ। ये सवाल हमें बार बार उठाना चाहिए। पता नहीं कितने लोग इसको करेंगे। सैंडी काहलों साहब, मैं थोड़ा तो गुरमुखी पढ़ लेता हूं इसलिए मैंने देखा कालों लिखा हुआ है। सैंडी काहलों साहब,
How will social distancing will work when people will queue up in ration shops and banks? Why isn't government suspending all the interest payment like other nations? जी, ये इंटरेस्ट पेमेंट वाला बात आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी अभी भी उम्मीद है कि कल परसों तक इसकी घोषणा होनी चाहिए। इंटरेस्ट पेमेंट तो हटना ही चाहिए किसान के लिए। ईएमआई जो भी एक खास आप लिमिट बना दीजिए, इतने तक का आपने लोन लिया हो। अब किसी ने 500 करोड़ का लोन लिया हो, 5 करोड़ का लोन लिया हो, उसका ईएमआई और इंटरेस्ट क्यों सस्पेंड हो मुझे समझ नहीं आता। लेकिन जिसने 10 लाख का लोन लिया है, 5 लाख का लोन लिया है, किसान तो 1.5 लाख का 1 लाख का लोन लेता है, तो उसके तो सस्पेंड होना ही चाहिए। ये जो आपने कहा कि राशन शॉप और बैंक में जाने से सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो जाएगी, जरूरी नहीं कालो साहब। देखिए, राशन शॉप जैसा आप देख रहे हैं गांव में मोहल्ले के अंदर होती है, और अगर आप उसको एक्सटेंडेड आवर्स दे दें, ये नहीं कि दिन में सिर्फ 2 घंटे खुलेगी, 2 घंटा खुलेगी तो भीड़ होगी वहां पे। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम इसको 12 घंटे खोलेंगे तो कोई जरूरत नहीं, और आप आराम से, ये तो आजकल सबके पास फोन होता है, सबके पास मोबाइल होता है, पहले से बताया जा सकता है कि भाई इतने लोग आएंगे, बाकियों की जरूरत नहीं है, तो ये मैनेज किया जा सकता है। और बैंक अभी ऑलमोस्ट अभी भी चल रहे हैं बैंक, और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के काम किया जा सकता है। अब मुझे लग रहा है कि हमारे, या तो हम किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते ही नहीं है, और जब समझते हैं तो फिर हम उसको बिल्कुल, जैसे मुझे कई बार लग रहा है आम लोगों से जब मैं बात करता हूं, वो ऐसे सोच रहे हैं जैसे कोई प्लेग आ गई हो, चेचक आ गई हो, हाथ लग गया, पता नहीं क्या हो जाएगा। बैंक और राशन शॉप चलाने में दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट उसको ना चलाने में बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर राशन शॉप बंद हो गई, घर में खाने को नहीं है, तो सर एक दिन बंदा घर में रहेगा, 2 दिन घर में रहेगा, तीसरे दिन तो वो बाहर आएगा। आप दुनिया का कोई नियम बना लो, आप कर्फ्यू भी लगा लोगे तो भूखा आदमी बाहर आ जाएगा। इसलिए अच्छा तरीका यही हो कि हम इसके लिए सिस्टम बनाएं। और मुझे जिस चीज का थोड़ा अफसोस है वो ये कि सरकार ने तैयारी इसके लिए वक्त से नहीं की। हमारे पास कम से कम 4-6 हफ्ते थे, दूसरे देशों में हो रहा था, कागज पे तैयारी तो हम कर सकते थे ना इसके लिए। अचानक रात को 12 बजे सब कुछ बंद। तो प्रधानमंत्री को शौक है इन चीजों का, और उसके साथ बाकी कोई तैयारी नहीं। पिछली बार भी नोटबंदी में ये हुआ था, हालांकि मैंने तय किया है कि इन दिनों बहुत ज्यादा आलोचना वगैरह करूंगा नहीं, लेकिन ये तो ठीक नहीं है ना कि काम कर दिया उसके बाद सोचना शुरू किया। भाई प्लानिंग पहले करो फिर एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करने के बाद प्लानिंग शुरू करो तो अच्छी बात नहीं है, और कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है इसके अंदर। एक और प्रश्न है, सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट बोरोवर्स दोज हु हैव फाइनेंस्ड देमसेल्व्स दैट गवर्नमेंट मस्ट कोलैबोरेट विद आरबीआई टू डिक्टेट द बैंक्स टू डिमिनिश द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फाइनेंशियल पॉलिसी एंड प्रोलॉन्ग अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड तो भाई पहले से ही एक्सटेंड कर दिया गया है, और ये जो फाइनेंस वाला जो है, जैसा मैंने कहा, मैं समझ रहा हूं कि कई शहरी साथियों की, काफी लोगों की ये चिंता है, तो मैं समझ रहा हूं इस चिंता को, लेकिन ये एकमात्र चीज नहीं है। मेरे ख्याल से इसको एड्रेस किया जाएगा। ओंकार सिंह हैं जो कह रहे हैं कि 21 दिन के लिए लोगों को कैद कर दिया है, जिनके घर हैं, जिनके पास खाद्य सामग्री है, लेकिन जो घर विहीन हैं, सड़क पे रहते हैं, उनके लिए खाने पीने का तरीका और सामग्री कैसे उपलब्ध करवाएगी? यही बहुत बड़ा संकट है ओंकार भाई। देख के इतना डर लगता है, ये जो फंसे हुए लोग हैं। और प्रधानमंत्री भी अब बीच बीच में इशारा करते हैं कि सिविल सोसाइटी इसको देखेगी। सिविल सोसाइटी का मतलब कौन? आप, मैं, लोग। हर शहर में, पर मैं ये भी देख रहा हूं, हर शहर में ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बन गए हैं। मैंने देखा युवा हल्ला बोल वाले साथियों ने काम शुरू कर दिया है, बेंगलोर में एक ग्रुप बन गया है, जगह जगह पे ग्रुप्स बन गए हैं जो कि इसकी जिम्मेवारी ले रहे हैं। तो मैं तमाम नागरिकों से, जो मेरी बात सुन रहे हैं, सबसे कहूंगा, और आगे भी संदेशा पहुंचाइए कि हम भी कुछ जिम्मेवारी लें, कुछ लोगों की। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि नवरात्रे में आप 9 परिवारों की जिम्मेवारी लीजिए। ये बात तो थोड़ा पहले प्लान करके कहते तो अच्छा रहता, लेकिन हम सब कुछ और जिम्मेवारी लें, हमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार फिलहाल या तो असमर्थ है या सरकार की इच्छा नहीं है उस तरह की जिम्मेवारी लेने की। सचिन ललिता जी पूछ रहे हैं, सर क्या कोई एनजीओ है जो माइग्रेंट वर्कर्स को खाना पहुंचा रहे हैं? वी आर रेडी टू डोनेट। बहुत अच्छी बात आपने कही। ऐसे कई एनजीओस हैं, कुछ पते हम डाल देंगे। हम सीधे नहीं चाहते कि हम कोई पैसा लें, डोनेशन लें, हम सीधे आपको ऐसे लोगों का संपर्क दे देंगे जो मदद कर रहे हैं, और आप खुद भी अपने इलाके में ये काम शुरू कर सकते हैं, हम इसका काम कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? औरंगजेब खान साहब पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस कोरोना से निपटने के सही मायने में सक्षम हैं
क्या इससे कोरोना से ज्यादा गरीब भुखमरी से नहीं मरेंगे? आज की तारीख में तो ये डर लग रहा है, लेकिन देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोरोना के खतरे को कम करके समझ लें। जैसे मैंने कहा, अगर देश के अंदर 10-20 लाख लोगों को ऐसे हो जाता है, करोड़ लोगों को हो जाता है, तो उसके बहुत बड़े इंप्लीकेशन होंगे। तो मतलब दो खतरे हैं, किसी एक खतरे को हम छोटा ना माने, दोनों खतरों का हमें एक साथ मुकाबला करना है, जुट के मुकाबला करना है, एक देश की तरह मुकाबला करना है, और मुझे विश्वास है कि हम उसमें सफल होंगे। तो आज आपके कई प्रश्न लिए, आप बताइएगा 9:30 बजे करने वाला प्रयोग कैसा रहा, क्या आपको ये टाइम सूट करता है? अगर दिक्कत है तो आप बताइए, अभी भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसके कमेंट वाले बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया थी। मैंने ये भी प्रस्ताव रखा था कि कल या परसों से अब हम रोज रोज केवल कोरोना और इस पे चर्चा करने की बजाय देश के 8-10 बड़े सवाल और उस पर भविष्य के लिए कैसे सोचें। जब हम इससे बाहर आ जाए, 20 दिन है हमारे पास भी, अब 19 बचे हैं, हमारे पास भी सोचने के दिन है ना, तो हम सब लोग मिलकर सोचते हैं, भविष्य के भारत के 10 बड़े सवाल उठाएंगे, उन पे चर्चा करेंगे और सिलसिला कल या परसों शुरू कर देंगे। रोज रोज मैं भी नहीं करना चाहता, मैं भी बीच में एक एक दिन छुट्टी लेके कुछ मनन चिंतन अध्ययन करना चाहता हूं। मुझे भी कई बार लगता है, सच्ची बात बताऊं, मुझे लगता है जैसे प्याऊ में बैठा होता है ना, कोई पानी पिला रहा होता है, मुझे कई बार लगता है कि घड़ा खाली है, उसमें लोटा डाल के खामखा प्याऊ पानी पिला रहे हैं। पिलाने वाले को भी पता है कि घड़े में पानी नहीं बचा, पीने वाले को भी पता है कि नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी वो पोलाइटली पिए जा रहा है। मुझे कई बार ऐसा लगता है। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिले, ताकि थोड़ा मैं पढ़ूं, थोड़ा सोचूं, कुछ लिखूं, जो चीजें करने का मन होता है। तो इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन इसको करेंगे, ऑल्टरनेट डेज पे हम इसको करेंगे, बातचीत करेंगे। आप अपने सजेशंस भेजना और बताना कौन से वो 10 बड़े सवाल हैं जिन पे आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें। तो कल फिर मिलेंगे। अगर 9:30 का समय आपको सूट करता है तो कल या परसों, जैसे मैंने कहा एक एक दिन की मैं भी छुट्टी लूंगा, कल या परसों समय पे आपको सूचित कर देंगे, मिलेंगे, और उसके बाद हर ऑल्टरनेट